नमस्कार। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कई रूपों में याद किया जाता है। वैसे तो वे भारतीय संविधान के शिल्पकार थे ही, सामाजिक क्षेत्रों में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। खासकर वंचित समुदाय के लोगों को शिक्षित करने और उन्हें उनका हक दिलाने के लिए वे आजीवन प्रयासरत रहे। आज बाबा साहेब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एलएस कॉलेज के इतिहास विभाग के प्राध्यापक राजीव कुमार जी और एलएस कॉलेज के ही राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक बानेश्वर कुमार शर्मा जी। सबसे पहले दोनों का आभार। सबसे पहले हम जानते हैं कि बाबा साहेब की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, उनका प्रारंभिक परिवेश कैसा था। तो राजीव जी, आप मुझे बताएं कि बाबा साहेब की प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, जो क्षेत्र आजकल का जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे इलाका है, उसके सैन्य छावनी में उनका जन्म हुआ था। जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, उनके पिताजी चूँकि सूबेदार के पद पे कार्यरत थे तो वहाँ पर शुरुआत में उन लोगों का जीवन वहाँ चला, लेकिन जैसे उनके सेवानिवृत्ति के बाद वो गांव आए और वहाँ पर उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने गांव में शुरुआत हुई। शुरुआत में ही जब वो विद्यालय गए तो चूँकि वो जिस समुदाय से बिलोंग करते थे उस समुदाय के साथ भेदभाव एक आम चलन में, ट्रेंड में था उस समय। तो यह पूरे अपनी शिक्षा दीक्षा के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान इस चीज़ को उन्होंने अनुभव किया। अपने ही साथ एक ही कक्षा में बैठने वाले लोग, उनके हमउम्र बच्चे, उनके शिक्षक, उनके समाज के दूसरे लोग उनके साथ सही बर्ताव नहीं करते थे, समानता का बर्ताव नहीं करते थे, भेदभाव था। इसके मूल में क्या बात थी? तो मूल बात ये थी, वो जिस जाति से बिलोंग करते थे उसको अछूत जाति माना जाता था। तो इसी संदर्भ में जब आप उनके एजुकेशन को देख रहे हैं, उसी समय आपको यह भी देखना चाहिए कि उनके जीवन पे आखिर आगे चलकर जब उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जब आगे की पढ़ाई उन्होंने किया, जिसमें बड़ौदा के जो राजा थे गायकवाड़ साहब, उनसे उनको फेलोशिप मिला और उसके तहत जाके उन्होंने विदेशों में पढ़ाई की। जब वो विदेश से पढ़ाई करके वापस इंडिया आए तो उनके जीवन पर देखेंगे कि 5-6 लोग ऐसे हैं जिनका बहुत प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा। भारतीय अगर कुछ नामों को आप देखेंगे तो महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ये 3 ऐसे नाम हैं जिन 3 नाम का उनके व्यक्तित्व पर बड़ा असर पड़ा। अगर विदेशी व्यक्तित्व को आप लेते हैं तो बर्टन रसेल हैं, उनका एडमंड बर्क हैं, और सबसे ज़्यादा विदेशों में जिस व्यक्ति से वो प्रभावित हुए, जो उनके गुरुदेव थे जॉन डेवी, जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे तो उस दौरान जॉन डेवी की क्लास में रख के वो पढ़ा करते थे। तो उनसे जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, खासकर जो राजनीतिक शिक्षा, एक बात बर्टन रसेल, ये जॉन डेवी की जो बात है, जो अंबेडकर साहब बार बार कहते हैं, कहा कि एक शिक्षित व्यक्ति और राजनीतिक रूप से जागरूक व्यक्ति एक अच्छा राजनीतिक भविष्य का निर्माण कर सकता है। यह बात उनके दिमाग में घर कर गई। और जब अंबेडकर साहब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके भारत वापस आए तो उनका जितना भी आंदोलन था या जितने भी तरह का संघर्ष था, उन सारे संघर्ष में जो मूल बात आपको दिखेगा वो एक समता मूलक समाज की स्थापना करना था। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पूरे जीवन में असमानता का व्यवहार झेला, अस्पृश्यता का व्यवहार झेला, छुआछूत जैसी भेदभावपूर्ण जीवन को जिया, वह आदमी जब अपनी शिक्षा ग्रहण करके, शिक्षा पूरी करके भारत में आता है तो उसका उद्देश्य क्या है? एक समता मूलक समाज की स्थापना करना। तो ये पूरे अंबेडकर का जो व्यक्तित्व का जो विकास हो रहा है, उस विकास में उनके शिक्षा का, उनके गुरुओं का, उनकी जो महाराष्ट्र में जो संत परंपरा थी उसका, इस सब का प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर आपको दिखेगा। जी, अभी बानेश्वर जी, अभी राजीव जी बता रहे थे कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कैसे हुई। स्वराज और सामाजिक सुधार की दिशा में बाबा साहेब का क्या योगदान रहा? स्वराज के लिए जो उस समय लोकोक्ति थी एक कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बाबा साहब का ये मानना था कि इससे बढ़िया ये होगा कि अस्पृश्यता का उन्मूलन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसी बातें हों। और
ये सामाजिक सुधार और राजनीतिक सुधार, इसमें एक बहुत बड़ा विवाद था। कुछ लोगों का ये मानना था कि पहले राजनीतिक सुधार हो जाए, पॉलिटिकल फ्रीडम पहले मिल जाए, उसके बाद हम सोशल फ्रीडम या सोशल रिफॉर्म्स करते रहेंगे। लेकिन बाबा साहब का ये मानना था कि नहीं, पहले सोशल फ्रीडम, सोशल रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि देश की आज़ादी और देश में रहने वाले लोगों की आज़ादी, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर देश को आज़ादी मिल गई और देश में रहने वाले लोगों के साथ असमानता है, भेदभाव है, वो स्वतंत्र नहीं है, तो ऐसी आज़ादी का कोई औचित्य नहीं है। और फिर उन्होंने ये कहा कि हम, इससे बेहतर होगा कि हम पहले लोगों की आज़ादी, लोगों की स्वतंत्रता की बात करें, लोगों में सामाजिक सुधार लाएं, और जब ये आ जाए तो फिर हम राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करेंगे और फिर राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। और जब हम ऐसी स्वतंत्रता पाएंगे तो यही एक सच्ची स्वतंत्रता होगी। ये विचार बाबा साहब अम्बेडकर का था स्वराज के विषय में। जी जी जी। राजीव जी, अभी आपने बताया कि बाबा साहेब को प्रारंभिक शिक्षा के दौरान बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ा, खासकर छुआछूत जैसी समस्याएं भी आती रहीं। तो छुआछूत संबंधी जो अम्बेडकर का जो काम है छुआछूत के विरोध में, तो अम्बेडकर जी ने क्या क्या काम किया, कैसे छुआछूत को मिटाया जाए? देखिए, माने सबसे बड़ी बात क्या है कि अतीत जी जो है ना, वो अतीत इंसान का पीछा हमेशा से करते रहा है, और अतीत ही आपको प्रगति के रास्ते भी दिखाता है। तो अंबेडकर साहब का जो पूरा राजनीतिक जीवन है, जो पूरा संघर्ष का जीवन है, उसमें अछूतों के प्रति जितने तरह के भेदभाव हुए हैं, उस भेदभाव को खत्म करने के लिए उनका पूरा प्रयास रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे तो उस दौर में, जिस दौर की में अंबेडकर जी रहे थे, लोगों को सामान्य जो सार्वजनिक जलाशय था, जो तालाब था, जो कुआं था, वहां से पानी भरने का अधिकार नहीं था, या अछूत हैं, आप वहां से पानी नहीं भर सकते हैं। तो सबसे पहला आंदोलन जो सत्याग्रह उन्होंने किया था, वो सत्याग्रह यही बात के लिए था कि जो सार्वजनिक जलाशय है उसमें जिसको अछूत या अस्पृश्य माना जाता है, वह व्यक्ति भी जाकर पानी भरेगा। बाकायदा जब वो लंदन से वापस आते हैं तो पत्रिका सबसे पहले उन्होंने शुरू किया, मूक नायक। जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट है, मूक नायक, वैसा व्यक्ति जो बोलने में समर्थ नहीं है, सहज नहीं है, उसका नायक उस पत्रिका को बनाया, और सोसाइटी के, महार समाज के सभी जो अस्पृश्य लोग थे, उन सारे लोगों को उसने इकट्ठा किया अम्बेडकर साहब ने, और एक अभियान चलाया कि भाई सार्वजनिक जलाशय में हमको पानी भरने का अधिकार मिलना चाहिए। इसकी पृष्ठभूमि में जाइए तो बम्बई का जो असेंबली था, उस असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित किया था 1923 में, और कहा कि भाई जितने भी सार्वजनिक जलाशय होगा वो सबके लिए ओपन होगा, इसमें जाति संबंधी किसी तरह का बाधा नहीं रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी, ये विधेयक पास हो जाने के बावजूद भी, इस तरह का व्यवहारिक रूप में ये लागू नहीं हो पाया। तो इसको व्यवहारिक रूप देने के लिए अम्बेडकर साहब ने सबसे पहले उन लोगों को कहा कि भाई जल प्राप्ति हमको सार्वजनिक जगह से हो और उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं, उसके लिए सत्याग्रह किया। और इसमें बड़ा लंबा संघर्ष चला। जो सवर्ण समाज के उस समय के जो लोग थे, उन लोगों ने उसका प्रतिकार किया कि उनको लगता था कि अछूतों से यदि वो जलाशय छू जाएगा तो वो अपवित्र हो जाएगा, उसकी पवित्रता खत्म हो जाएगी। लेकिन अंबेडकर अपने तमाम तर्कों के सहारे उनको बताते रहे कि भाई यह जो पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, इसमें किसी तरह की पवित्रता अपवित्रता की बात ही नहीं है, कोई भी पी सकता है, कोई भी छू सकता है। लेकिन वो समाज उसके लिए मानने को तैयार नहीं था। तो ये पहला उनका संघर्ष था। जो दूसरा संघर्ष आप इसमें देखेंगे, मंदिर में प्रवेश। जो हिंदू धर्मावलंबी लोग हैं, उनके पूजा का जो सबसे बेहतर और सरल साधन है वो ये है कि मंदिर में जाकर अपने जो देवता हैं, इष्ट देव हैं, उसकी वो पूजा करते हैं। तो कालाराम का मंदिर वहाँ था, जिस मंदिर में जो अछूत अस्पृश्य समाज के लोग थे उनको जाने की अनुमति नहीं थी। तो अंबेडकर के मन में दो विचार आए, एक तो अछूतों के लिए एक अलग मंदिर ही बना दिया जाए कि ये मामला ही समाप्त हो जाए, और दूसरा कि एक ही मंदिर हो जिसमें हिंदू, सवर्ण हिंदू जा रहे हैं, वहीं पर अस्पृश्य को भी जाने का अनुमति होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, और लंबे संघर्षों के बाद उस मंदिर में उन्हें प्रवेश पाने में सफलता पाई। यद्यपि हिंसक घटनाएं हुई, बहुत तरह की बाधाएं आई। बाद में अंबेडकर साहब को लगा कि आखिर इस चीज़ के लिए हमें क्यों संघर्ष करना, जिस चीज़ के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं कि मंदिर में प्रवेश करने चाहिए, तो ये मंदिर वही संस्था है जो हमारी गुलामी का प्रतीक है। बाद में जब आप देखेंगे अंबेडकर साहब के जीवन में, तो जो मनुस्मृति, जो हिंदू धर्म का जो एक नियम कह लीजिए, कोड कह लीजिए, जो मनुस्मृति है,
उस मनुस्मृति से ही धर्म गाहे बगाहे कहीं ना कहीं आपको संचालित होता हुआ दिखेगा। और उसके प्रतिकार में अम्बेडकर साहब उस मनुस्मृति को जलाते हैं। उनका कहना है कि अगर हिंदू धर्म के अंदर अछूत है और अछूत गुलाम माने गए, उसकी बराबरी का दर्जा नहीं है, इसके लिए जिम्मेवार कारक यदि कोई है तो ये मनुस्मृति है और इस मनुस्मृति को जला देना चाहिए। और सार्वजनिक रूप से महार समाज के लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने इस काम को किया भी। तो ये जो आप जो संघर्ष का जो आपका प्रश्न था कि किस तरह का संघर्ष था, तो आप देखिए कि सार्वजनिक जलाशय का कैसे यूज कर सकते हैं, मंदिरों में प्रवेश के लिए किस तरह के संघर्ष थे, और फाइनली अब उस मुकाम पर वो पहुंचते हैं जो लगता है कि इस गुलामी की मानसिकता का, इस भेदभावपूर्ण मानसिकता का जो जड़ है वो मनुस्मृति है और उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, और फाइनली उन्होंने उसको जला दिया। तो ये पूरा उनका जो सामाजिक संघर्ष है, ये पूरा संघर्ष आपको इस चीज में दिखेगा। जी जी जी। परेश्वर जी, अंबेडकर जी के कार्यों का फलक बहुत बड़ा है। जी जी। इसमें एक है न्यायपूर्ण समाज की स्थापना। आप इसे किस रूप में देखते हैं? न्यायपूर्ण समाज, अंबेडकर ने जो संविधान की जो रचना की, उसमें उन्होंने ये विशेष तौर पर ध्यान रखा कि समाज हमारा जो कि विषमता पर आधारित है, भेदभाव पर आधारित है, तो यहाँ के लोगों को किस तरह से एक न्यायपूर्ण व्यवस्थित ढंग से रखा जाए। उसके लिए उन्होंने 3 तरह के न्याय की बात करी, जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने कुछ इन सारे न्यायों में उन्होंने मौलिक अधिकार के साथ साथ संविधान के अन्य अनुच्छेदों में इनका जिक्र किया है। अगर हम मौलिक अधिकार को देखें तो सामाजिक न्याय में हम देखते हैं कि अनुच्छेद 15 में उन्होंने कहा है कि जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 17 को देखेंगे तो उसमें उन्होंने कहा है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करना है। इसके साथ साथ हिंदू कोड बिल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू महिलाओं के लिए कोड बिल लेके आए थे अम्बेडकर, और उसमें उनकी मंशा थी कि हिंदू महिलाओं को हिंदू पुरुषों के समान स्तर पर अधिकार प्राप्त हो, किसी तरह से वो वंचित नहीं रहे। क्योंकि अगर हम पूरे समाज को देखते हैं तो उसमें दलित, पिछड़ा लोग हैं, उसके साथ साथ महिलाओं के साथ भी बहुत अत्याचार हुआ है। तो महिलाओं के लिए भी अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है, महिलाओं की अच्छी स्थिति को बनाने के लिए भी अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। हिंदू सिविल कोड को वो लेकर आए, दुर्भाग्यवश उसे संविधान में जगह नहीं मिल पाई और इसी के विरोध में वो अपने पद से त्याग भी देते हैं। तो इस तरह से सामाजिक न्याय के लिए उनका ये योगदान था। आर्थिक न्याय की अगर हम बात करें तो आर्थिक न्याय के लिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 16 में ये जिक्र किया है मौलिक अधिकार में कि जो एम्प्लॉयमेंट का, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो, रोजगार के जो अवसर हो, किसी तरह का भेद नहीं किया, सबके लिए वो रोजगार के अवसर बराबर हों। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो अनुच्छेद 330 और 332 की बात करें तो उसमें उन्होंने खास तौर पर यह कहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभा में क्रमशः एक विशिष्ट अनुपात में प्रेजेंटेशन हो। उसी तरह से अगर अनुच्छेद 335 की बात करें तो उसमें उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रशासनिक सेवाओं में आरक्षण की बात करी है। और इसी तरह से अगर हम राजनीतिक न्याय की बात करें तो राजनीतिक न्याय के लिए उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता की बात की है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, शैक्षणिक एवं शैक्षणिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार की बात करी है। इसके साथ साथ अनुच्छेद 32 ये कहता है कि किसी व्यक्ति को सामाजिक उपचार का भी अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अगर उसके व्यक्ति के किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो तो वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ये अंबेडकर ने कहा कि अनुच्छेद 32 को अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। बाद में हम देखते हैं कि ये अनुच्छेद जो है इसको सर्वोच्च न्यायालय ने एक बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में भी इसको एक्सेप्ट किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो इस तरह से अंबेडकर का एक प्रयास था कि न्यायपूर्ण समाज स्थापित हो और उन्होंने संविधान के माध्यम से ये किया। ये जो रिफॉर्म्स की बात की, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के तहत ये सारी परिवर्तन लाने की कोशिश की जिसमें किसी तरह का कोई रेवोल्यूशन नहीं हो और एक पीसफुल वे में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे में सारे रिफॉर्म्स हो जाएं और एक सोसाइटी जो है एक जस्टिस बेस्ड सोसाइटी एस्टैब्लिश हो। ये उनकी मंशा थी। राजीव जी, जैसा कि बानेश्वर जी बता रहे थे, अब सामाजिक के न्याय की बात कर रहे थे। इतिहास में जिक्र है कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर दोनों सामाजिक रूप से सामाजिक स्थिति को बदलने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन दोनों में कहीं कहीं कुछ वैचारिक मतभेद भी दिखता है। आप किन किन मुद्दों पर मतभेद मानते हैं और ये मतभेद क्यों था उस समय?
देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। कई बार ना हम गांधी और अंबेडकर को हमेशा एक दूसरे के विरोधी के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, और ऐसा लगता है कि दोनों का वैचारिक मतभेद इतना था कि आपस में बातचीत भी नहीं होती होगी। कभी कभी इस तरह का अनुभव आता है यदि आप कुछ टेक्स्ट को पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। गांधी का व्यक्तित्व और अंबेडकर के व्यक्तित्व दोनों को आप देखिए तो दोनों में कहीं ना कहीं एक समायोजन की प्रवृत्ति रही है। गांधी में खासकर, गांधी को हमेशा लगता है कि समाज के हर वर्ग को मिलाकर हमको चलना चाहिए, लेकिन अंबेडकर थोड़ा सा डिफर यहाँ पे करते हैं। अंबेडकर को लगता है कि समाज के जितने सवर्ण लोग हैं वो ऑलरेडी तमाम सुविधाएं प्राप्त, बाय बर्थ उनको सुविधाएं मिली हुई हैं, लेकिन जो दलित समाज है, जो अस्पृश्य समाज है, उसको बाय बर्थ बहुत सारे राइट नहीं मिले हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दोनों के रास्ते में देखेंगे आपको अंतर मिलेगा। दोनों भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे, दोनों में कोई ऐसा नहीं था जो चाहता था कि भारत गुलाम रहे, लेकिन गांधी को लगता था कि पहले भारत को राजनीतिक आजादी मिलनी चाहिए। जब भारत आजाद हो जाएगा तो हमारे सभी भारतीय लोग आपस में एक दूसरे को समानता का बर्ताव करेंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन अंबेडकर यहां कहते हैं कि नहीं, राजनीतिक स्वतंत्रता भले ही बाद में मिले, पहले हमको सामाजिक अधिकार मिलना चाहिए। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जो अनुसूचित वर्ग है, जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाया, तो सबका ध्येय बस ये था कि पहले उस समाज को समानता का अधिकार मिले, समता मूलक समाज का निर्माण हो। तो अंबेडकर का आप पूरा व्यक्तित्व देखेंगे, खासकर जब पूना पैक्ट जो आता है, जिस पर सबसे ज्यादा एक विवादास्पद कहीं ना कहीं एक बात कहा जाता है, तो उसके पहले की पृष्ठभूमि देखिए कि जब गोलमेज सम्मेलन चल रहा था ब्रिटेन में, तो सभी जितने राजनीतिक दल के लोग उस समय जो सक्रिय राजनीति में थे, राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े हुए सारे दल के लोग लंदन में गए, एक्सेप्ट भारतीय राष्ट्रीय जो सबसे बड़ी दल थी जो उस समय लीड कर रही थी, जो गांधी जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, गांधी वहां नहीं गए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी गए। 4 गोलमेज सम्मेलन में चारों में अंबेडकर उपस्थित थे, और मजे की बात तो यह है कि मदन मोहन मालवीय भी उपस्थित थे, जो हिंदू महासभा जैसे संगठन के ऑर्गेनाइजर थे। उन्होंने उसका गठन किया था और उसके प्रतिनिधि के रूप में वहां वो मौजूद थे। वहां पे जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तो क्या हुआ, कम्युनल अवार्ड। आप जान रहे होंगे कि उसमें क्या था कि सिखों के लिए, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग स्वीकार कर लिया गया था। तो अंबेडकर ने भी यही कहा कि दलितों के लिए भी अलग निर्वाचक मंडल स्वीकार कर लिया जाए, कि दलित जो जनता है वो दलित प्रतिनिधि चुनकर भेजेगी। गांधी इसका विरोध किया, कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। यहां पे गांधी जी का क्या मानना था कि जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय भारत के मुख्य धारा से अलग होते जा रहा है, सिख संप्रदाय कहीं ना कहीं अलग होने की रेस में है, दौर में है, कहीं ऐसा ना हो कि दलित समाज भी भारत से अलग हो जाए, एक अलग देश के रूप में न कहीं वो हो जाए, भारत का विखंडन नहीं हो जाए। तो गांधी जी उस विखंडन की प्रक्रिया को रोकना चाहते थे, इसीलिए उनका मानना था कि पहले हमको आजादी मिलनी चाहिए। तो वहां पे जब कम्युनल अवार्ड की मांग इन्होंने किया, वहां की सरकार ने स्वीकार भी एक तरीके से कर लिया। तो यरबदा जेल में जब वो गांधी जी थे तो वहां पे उन्होंने क्या किया, आमरण अनशन कर दिया, कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। तो गांधी इस समय अंबेडकर ने एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान दिया है, कहा कि जब मुस्लिमों को कम्युनल अवार्ड मिला, अलग निर्वाचक मंडल मिला, तो गांधी जी ने उसका प्रतिकार नहीं किया। सिखों को मिला, उसका प्रतिकार नहीं किया, लेकिन दलितों का प्रतिकार क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं दलितों को समानता का भाव देना वो भी नहीं चाहते हैं, ऐसा अंबेडकर जी का कहना था। लेकिन गांधी अपने आमरण अनशन पर रहे, कहे कि नहीं, मैं जब तक जीवित हूं तब तक ये ऐसा नहीं होगा, देश को हम बंटने नहीं देंगे। फाइनली अंबेडकर जी गए गांधी जी के पास और गांधी जी के साथ बैठ के समझौता हो गया। जितनी सीटें, आप इस चीज को स्वीकार कीजिए, यहां समझने की कोशिश कीजिए, कई बार आरक्षण को लेकर बड़ा विरोध होता है, लगता है कि आरक्षण गलत दे दिया गया, लेकिन उसके अतीत को समझिए जो पूना पैक्ट में है। उसमें क्या कहा गया कि भाई जितनी सीटें कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों को मिलेगी, उसके 2 गुना सीट गांधी जी ने स्वीकार किया पूना पैक्ट में, और कहा कि उतना केंद्रीय सभा में और विधान सभाओं में दलितों के लिए सीटें आरक्षित रहेगी। तो ये आरक्षण का आधार वहां से है। और उसमें जो पूना पैक्ट हुआ, अब एक मजेदार बात मैं आपको बता रहा हूं कि उस पूना पैक्ट पे कहते हैं कि गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, लेकिन उस पूना पैक्ट का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है
आप उस डॉक्यूमेंट पे पढ़िए, उसको देखिए, तो उस पर गांधी जी का हस्ताक्षर नहीं है, मदन मोहन मालवीय जी का है। इसके दो कारण हैं। एक तो मदन मोहन मालवीय उस ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते थे जिस पर यह आरोप था कि दलितों के साथ वो भेदभाव करता है, और दूसरा कि राष्ट्रीय राजनीति में गांधी का व्यक्तित्व तो माना जाता था कि अंबेडकर से बहुत ऊंचा है। तो ये गैर बराबरी होता कि यदि उस पेपर पे गांधी साइन करते। तो गांधी जी के बिहाफ में उस पेपर पे मदन मोहन मालवीय साइन किए और एक तरफ अंबेडकर जी साइन किए, और वहां पे इस राजनीतिक जो एक द्वंद्व था, जो राजनीतिक संघर्ष था, उसको पाटने की कोशिश किया गया। और इसमें बड़ी पहल अंबेडकर जी ने किया। और अंबेडकर जी ने लास्ट में क्या कहा कि मैं भी चाहता हूं कि दलित समाज का उत्थान हो। गांधी जी भी चाहते हैं कि हरिजन जैसा शब्द दिए हैं कि वो हरि प्रभु के जन हैं, उनका भी कल्याण हो। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन ऐसा चीज है कि इस मौके पे मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय आंदोलन जीवित रहे, और अंग्रेजों के खिलाफ इस संघर्ष का जो बड़ा नेता है, उस नेता को हम खोना नहीं चाहते। तो एक जो मैं समायोजन की बात कर रहा था, तो आप अंबेडकर के व्यक्तित्व और विचारों में भी देखेंगे कि भले अपने समाज के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता की बात उनके जेहन में भी है, वो भी भारत को स्वतंत्र कराना चाहते हैं। और यही चीज गांधी जी के विचारों में भी। तो उन दोनों के विचारों में आपको मतभेद भी दिखेगा और समानता भी दिखेगा, बशर्ते कि आपका नजरिया उस तरह का होना चाहिए। ये बात। अच्छा, ये बाबा साहब हमेशा कहते थे पहले पढ़ो फिर अधिकारों के लिए संघर्ष करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो उनका बहुत सारा काम रहा है, तो आप बताएं कि बाबा साहब ने शिक्षा को लेकर क्या क्या काम किया और कैसे वंचित समुदाय के लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। जो उनका सबसे फेमस लाइन है जिससे मैं बहुत प्रभावित हूँ और समाज के बहुत सारे लोग, कई जगह कोटेशन में आप देखेंगे इस्तेमाल भी होता है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जी। ये बड़ा फेमस लाइन है और हर जगह ये लिखा हुआ पढ़ा हुआ आपको मिलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? जो बात मैं आपको शुरू में बताया कि जॉन डेवी जो उनके गुरु थे, जो गुरु ने उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, तो क्या कहा कि एक शिक्षित व्यक्ति और राजनीतिक रूप से जागरूक व्यक्ति सही भविष्य, राजनीतिक भविष्य का निर्माण कर सकता है। तो अंबेडकर तो वैसे यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण करके आए थे, वैसे समाज में पढ़ के आए थे जहां पे गैर बराबरी का मतलब ही नहीं है, सभी बराबर हैं। डेमोक्रेसी या इस तरह की चीज अगर आप भारत के संदर्भ में देखिए, जो आधुनिक लोकतंत्र है, इसकी शुरुआत तो पश्चिम से ही आती है और वहां पे समानता की बात है। तो अंबेडकर जी ने कहा कि यदि दलित और पिछड़ा समाज, अगर आप बराबरी चाहते हो, अगर आप समाज में न्याय चाहते हो, अपना हक पाना चाहते हो, तो आपको शिक्षित रहना होगा। और सिर्फ शिक्षित रहने से बात नहीं बनेगी, शिक्षित के साथ साथ आपको संगठित भी रहना होगा। आप देखेंगे कि शिक्षित समाज कई बार उनमें विरोधाभास ज्यादा होता है, तो उन्होंने कहा कि शिक्षित होने के साथ साथ संगठित भी रहना है और संगठित होने के साथ साथ अधिकारों के लिए संघर्ष भी करना है। क्यों? क्योंकि मांगने से अधिकार नहीं मिलता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। और आप देखेंगे कि अगर आप अंबेडकर जी का पूरा जीवन देख लीजिए, और उनको एक बार उनको ये दिमाग में बात भी आई कि कई बार क्या होता है कि दलित समाज के लोग पढ़ने लिखने के बाद अपने समाज के मुख्य धारा से कट जाते हैं। तो कहा कि अंबेडकर का व्यक्तित्व तो देखिए कि मुख्य धारा से कटे नहीं, पढ़ने लिखने के विदेशों में पढ़ के आए, फिर भी अपने समाज से वो जुड़े रहे और यहां पर अपने लोगों को यूनाइट किया। बहुत सारे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया और बहुत सारे उन्होंने 4-5 तो मैगजीन उन्होंने निकाला, और सबका उद्देश्य क्या था? संगठित रह के समाज में संघर्ष करो। फिर भी उनके मन में अंदेशा था कि कहीं ऐसा न हो कि समाज जो सवर्ण समाज है या ऐसा समाज जो उनके अधिकारों का विरोधी है, कहीं अधिकार उनको देने से वंचित न कर दे। तो संविधान निर्माण में उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। जो ड्राफ्ट कमेटी में आप देखेंगे 6-7 लोग मेंबर बनाए गए, अधिकांश या तो कोई बीमार था या किसी की डेथ हो गई या कोई दिल्ली से बाहर था। जो प्रॉपर समय ने पूरा ड्राफ्टिंग में जो सबसे बड़ा रोल है वो अंबेडकर जी का। और अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बयान देखा, जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने बड़ा एक अच्छा लाइन कहा कि संविधान बहुत जरूरी चीज है उसके लिए भी जो इस पे भरोसा नहीं करता है, क्योंकि ये न्याय, ये हमारा संविधान उसको भी न्याय दिलाता है जो संविधान पे भरोसा नहीं करता। तो ये कितनी बड़ी चीज है, और ये अंबेडकर साहब का दिन है। ये अंबेडकर साहब अपने समय में पूरे मनोयोग से संविधान को तैयार कर दिया। जैसा कि सर बता रहे थे कि संविधान में अनुच्छेद 32 और 226 भी जोड़ा
कि यदि आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाकर खुद अपनी बातों को रख सकते हैं। तो जितना मैक्सिमम सुविधा वो दे सकते थे अपने समाज के लोगों को, उतना चीज कानून के जरिए उन्होंने देने की कोशिश की, जो हमारा संविधान है। मानेश्वर जी, हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं कि उसकी प्रासंगिकता अब कितनी है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, इसमें बेसिकली एक राज्य को निर्देश दिया जाता है कि राज्य उस निर्देश में रह के शासन करे और लोगों को जो नीति निर्देशक तत्व निर्देशन दिया गया उसी के अनुरूप शासन व्यवस्था मिले। इसमें बेसिकली जो आर्थिक और सामाजिक रूप से राज्य को लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई जाए, उसमें अनुच्छेद 46 में ये बात की गई है कि समाज के वंचित वर्ग, विशेषकर दलित समाज के अति पिछड़े लोग के हैं, उनके बच्चों के शिक्षा और आर्थिक हितों को ध्यान में रखा जाए, और ये इस तरह की बातें उसमें की। तो इससे प्रेरित होकर के हम देखते हैं कि अभी 86 संवैधानिक संशोधन में ये घोषणा की गई कि जो 6 से 14 वर्ष के जितने बच्चे हैं सबको अनिवार्य रूप से शिक्षा दिया जाए और इस शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी देन है अंबेडकर के जितने भी प्रयास थे, उसको हम देख पाते हैं कि अभी उससे प्रेरित होकर हम अभी अपने संविधान में संशोधन कर रहे हैं। अंबेडकर जी के प्रयासों का ही परिणाम है कि शिक्षा को मौलिक यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करते हैं तो हिंदू सिविल कोड की बात अंबेडकर उस समय कर रहे थे, हालांकि वो सफल भी नहीं हुए, लेकिन एक बिल उन्होंने पेश किया था। तो ये सारे प्रयास अंबेडकर के थे, वो अभी हम देख रहे हैं उसको फलीभूत होते हुए, जो भी सरकारें हैं इतने वर्षों के बाद उसको फलीभूत होते हुए देख रहे हैं हम। जी। नहीं, अंबेडकर जी के पर आपने जो बात कही है कि शिक्षा के अधिकारों को लेकर, ये बहुत अच्छी बात है। और अभी आप देख और सुन रहे थे बानेश्वर जी और राजीव कुमार जी, ये दोनों विद्वानों ने अंबेडकर जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से चर्चा की। इन्होंने बताया कि अंबेडकर जी ने शिक्षा से लेकर समाज सुधार की दिशा में क्या काम किए और उनका कितना बड़ा योगदान था, और इन्होंने अंबेडकर जी के पूरी जीवनी पर प्रकाश डाला। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और इससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।